जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हैं। जी हां, आज फिर से हम बंगाल चुनाव की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आज जो मैं जानकारी लेकर आए हैं और जिसके बारे में दीपक जी से मैं समझने की कोशिश करूंगा, वो चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सुनवाई के दौरान कि अगर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो श्रेणी बना दिया गया है वहाँ चुनावों में, वैसे में जो अगर प्रतिशत है जीत का अगर 2% से कम होता है और वहाँ पर हटाए गए वोटों की संख्या 15% हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रहेगा। वो कोई एक ऐसा एक्शन ले सकता है जिस पर पूरा का पूरा जो चुनाव का जो रिजल्ट होगा उस पर असर पड़ सकता है। तो इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे, दीपक जी से समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है, आखिर वो किस दिशा में इन चुनावों को और उनके परिणामों को लेकर जाएगा। तो जो चिंता है सुप्रीम कोर्ट की सर, वो यही है कि ये एक असाधारण परिस्थिति होती है। तो इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी चिंता जाहिर की है उसका क्या मतलब समझे? सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं। देखिए, आपको पता है एसआईआर जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें जो है उसके अंदर लगातार ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गई है, उन्होंने खुद ने आर्ग्यू किया है। तो बाकी राज्यों के अंदर 3 तरह की कैटेगरी थी। एक जो मारे गए, एक जिन्होंने पता बदल दिया, एक जो परमानेंटली वहां से शिफ्ट हो गए। इस तरह की 3 कैटेगरीज वहां पर थी। लेकिन यहां पर एक चौथी कैटेगरी आई है जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की बात की जा रही है। यानी अगर आपका नाम मैच ना कर रहा हो, यदि आपके माता पिता और बाकी लोगों की जो उम्र में आपके जो अंतर है वो विसंगति पैदा करता हो, या फिर एड्रेस को लेकर किसी भी तरह की बात कही गई हो, 2003 की जो आपकी वोटर लिस्ट है उसके आधार पर अगर आपको मिलाया जा रहा है, अगर उसके आधार पर आपको देखा जा रहा है, तो 2003 से लेकर अभी तक क्या क्या अंतर आए हैं, वो तमाम चीजें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के अंदर आएंगी। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के अंदर लगभग 67 लाख वोट आए, 67 लाख वोट आए। अब 67 लाख वोटों में से 34 लाख ऐसे बचे हैं जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में पाया गया है। और ये तमाम 34 के 34 लाख जो हैं पश्चिम बंगाल के लोग हैं। अब इनमें घुसपैठिए कितने हैं, बांग्लादेशी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं, इसके बारे में कोई पुष्टता के साथ या कंफर्मिटी के साथ कुछ नहीं कहा नहीं जा सकता। तो अब ये जो 34 लाख लोग हैं, इनके फेवर में तृणमूल कांग्रेस और ये 34 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारा मामला, अब इन चीजों की हियरिंग के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया गया है और जुडिशियल कमीशन सुनवाई कर रहा है। और आपको पता है मालदा में किस तरह से जुडिशियल कमीशन के सामने 7 जुडिशियल जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको बंधक बनाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज हुआ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इन 34 लाख लोगों को तब तक वोट डालने नहीं दे सकते जब तक जुडिशियल कमीशन इनके नामों को क्लियर नहीं कर देता। चुनाव तो हो जाएगा, तो चुनाव तो हो जाएगा। अब ये 34 लाख वहां पर मौजूद भी हैं, शुरुआती कैटेगरी में भी नहीं है जो अन्य राज्यों के अंदर बनाई गई थी। अब भाई जो डेड हो चुका है उसके बारे में तो कोई, जिसकी डुप्लीकेसी है उसके बारे में कोई बात नहीं है। कोई जो है राज्य छोड़कर बाहर हमेशा के लिए विस्थापित हो गया है, उसके बारे में भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन इनके बारे में सवाल बनता है। और मैं एक लाइन सिर्फ और कह दूं, और यही सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। उनका कहना है कि हार जीत का अंतर अगर 2% के आसपास होता है और 15% वोट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से कटे हैं, तो ये शक पैदा करेगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या चुनाव को रद्द कर देगा, फिर से वोटिंग कराएगा? जब तक जुडिशियल कमीशन जो है वो निर्णय नहीं कर देता तब तक जो है उस चुनाव को सस्पेंड रखेगा? हमको नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है इस चुनाव के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि एक सीन क्रिएट कर लेते हैं। 50 से ज्यादा सीट्स, 100 सीट्स ऐसी पाई जाती हैं जहां वोटों का जो अंतर है वो 2% से कम है और वहां पर जो हटाए गए नामों की जो संख्या है वो 15% है। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? 50 से ज्यादा अगर सीटें ऐसी आ जाती है, हो सकता है कि ऐसा हो। कांटे की लड़ाई है। अभी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें दोनों बराबर 43% और 41% का उनका ओपिनियन पोल में आ रहा है कि वोट आएगा। तो वोट का प्रतिशत अगर इतना कम होगा, डिफरेंसेस इतने कम होंगे, तो ये जो परेशानी आएगी वो तो बहुत बड़े स्तर पर आएगी। बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी राय नहीं जाहिर की है कि वो क्या करना चाह रहा है। लेकिन फिर
सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि मिलॉर्ड, इतनी सारी सीटों पर ये जो हार जीत का अंतर है वो 2% से कम है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर इसमें इतने इतने परसेंट वोट काटे गए हैं। तब ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करेगा कि वो क्या वहां पर फैसला करता है। लेकिन इस टिप्पणी ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस टिप्पणी ने अब ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं जिसमें हो सकता है कि चुनाव परिणाम तो आ जाए, चुनाव का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए, सरकार ना बन पाए और ये तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के लिटिगेशन के अंदर आ जाएं। हालांकि फिर वहां पर एक विवाद होगा। अब वहां पे 50 लिटिगेशन चले जाएंगे इंडिया भर में, सुप्रीम कोर्ट सबको अपने पास लेकर के आएगा, फिर लंबी हियरिंग होगी, तो सरकार बनेगी कैसे? मुझे ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने और वहाँ के जो लीगल लेवनरीज हैं उन तमाम लोगों ने कोई ना कोई रास्ता निकाला होगा। मेरा मानना है कि ये कल की टिप्पणी है और कल की इस टिप्पणी पर अभी तक जो है कानूनी विचार विमर्श तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही होंगी, तृणमूल कांग्रेस भी कर रही होगी क्योंकि उसकी सबसे चिंता ज्यादा है, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा होगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए सरकार बनाने में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। सरकार बनाने में जो मुख्य भूमिका है वो चुनाव आयोग की है। तो ऐसे में चुनाव आयोग क्या रुख अपनाता है, वो तो भाई एक वोट का अंतर भी होगा। तो ऐसे तो कई केसेस हुए ना, एक वोट के अंतर से चुनाव जीत गए या चुनाव हार गए। मैं तो आपको ऐसे 1000 के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, 1000 के अंदर तो बहुत सारे होते हैं और 2% और 5% और 15% और 10% जो बातें कही जा रही है, मेरे ख्याल से ये पंडोरा बॉक्स खोलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सिचुएशंस से निपटने के लिए पार्टी अपनी रणनीति बनाएंगी। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं राजेश भाई, सरकार बनाना, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के बाद जो है विधानसभा का गठन, ये सब चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग जो ममता बनर्जी जिससे इतना पंगा ले चुकी हैं, जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला चुकी हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों बार सड़क पर उतर चुकी हैं, जिनके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन कर चुकी हैं, जिस ज्ञानेश कुमार को उन्होंने किस तरह से नहीं कोसा, हर तरह की तरीके से कोसा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चुनाव आयोग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक वोट का भी अंतर होगा तो चुनाव आयोग उसको हारा और जीता बनाएगा, वो बात की बात होगी। लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है इसकी बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल से फाइनल से शुरुआती वक्त में सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा चुनाव आयोग का होगा। बाद में मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, घूम सकता है, क्योंकि ये जो टिप्पणी है जो अमाला बागची जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, SIR के कारण बहुत सारे जो कोर वोटर्स हैं, मुसलमान वोट बैंक जो है वो अब ममता बनर्जी से अलग हो सकता है, इस बात का अंदाजा लग रहा था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जहां पर 20%, 21% मुस्लिम वोटर्स हैं और उनकी बहुत सारी संख्या है जो बाहर हो गई है। तो ये अगर ऐसा होता हो तो क्या ममता दीदी को संजीवनी मिलने वाला है, हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं, मुझे ममता जी को क्या इसके चलते संजीवनी मिल जाएगा, मुझे इस बात को लेकर डाउट लगता है। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मध्य प्रदेश की एक जगह है धार जो है, धार में विक्रम वर्मा करके मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता होते थे, जो परवेश साहब सिंह वर्मा जो हमारे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, जो दिल्ली के मंत्री हैं, उनके ससुर हैं। अच्छा। उनकी सास नीना वर्मा एक वोट से चुनाव जीत गई। अच्छा। धार में विधायक का चुनाव वो एक वोट से जीत गई। जो दूसरा था वो गया कोर्ट के अंदर और कोर्ट में उसने कहा कि ये एक वोट से इनको जो जिताया गया है वो गलत जिताया गया है। अब इसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटिनी चलती रही, इसके ऊपर जो है वो चर्चा चलती रही, इसके ऊपर सुनवाई पे सुनवाई लगती गई, चलती गई और अंततः जो है जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में कुछ दिन बाकी थे, नीना वर्मा के चुनाव को सेट असाइड कर दिया गया और जो अन्य दूसरा व्यक्ति जिसने पिटीशन लगाई थी उसको जिता दिया गया। लेकिन वो विधायक बनके विधायक नहीं रह पाया क्योंकि विधानसभा के भंग होने की सिचुएशन आ गई थी। तो ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है और सरकार बनाने के लिए जो है ममता कहती है कि नहीं इतने वोटों से मैं हारी हूं और देखिए इसके चलते मेरी सरकार नहीं बन पा रही है, इसकी जुडिशियल रिव्यू किया जाए, जुडिशियल स्क्रूटिनी किया जाए, जो नाम कटे हैं उनको फिर से जोड़ने की प्रक्रिया करी जाए, उनको जुडिशियल कमीशन के सामने पेश किया जाए, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कह देगा कि चुनाव आयोग जो निर्णय दे रहा है उसके आधार पर ही जो है आगे की कार्रवाई हो। हाँ, मामला जुडिशियल स्क्रूटिनी में जा सकता है। आपको याद होगा ना
जब बहुजन समाज पार्टी के कई सारे विधायकों को बीजेपी के अंदर शामिल कर लिया गया था, जब वो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां पे खूब सारे माइक चले थे, खूब जो है वो लोगों ने माइक से एक दूसरे को मारा था, लोगों ने जो है जो हाथ में आ रहा था उससे एक दूसरे को मार रहे थे, ये हमने सीन देखा था। उसके बाद एक केस चला था बीएसपी के विधायकों का, बीएसपी के विधायक जिनको केसरीनाथ त्रिपाठी ने बीजेपी में शामिल करा लिया था। अब वो जुडिशियल स्क्रूटिनी में तो चला गया, लेकिन जुडिशियल स्क्रूटिनी से उसका जब तक परिणाम आए कि केसरीनाथ की त्रिपाठी के जो उस डिसीजन पर सरकार ने मीन मेक निकाले, जो कोर्ट ने मीन मेक निकाले, तब तक वो सरकार का टेन्योर जो है खत्म हो चुका था और कल्याण सिंह अपना टेन्योर पूरा कर चुके थे। तो मेरे ख्याल से जुडिशियल स्क्रूटिनी में कई बार ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कमेंट बहुत दिलचस्प है, आगे किस तरीके से शेप लेता है इसको हमको देखना होगा। ममता दीदी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में फिर से आ रहा है। ममता दीदी लगातार हमलावर रही है चुनाव आयोग पे। वो कह रही हैं कि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जो जाहिर की है, उससे उनकी बात को बल मिलेगा ममता दीदी की तरफ से, जो टीएमसी के नेता जो आरोप लगाते रहे। अब वो ये कह सकते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो आपने एक श्रेणी में बना दिया है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी जो है उसके वोट के देने के अधिकार पर सवाल उठ रहा है। तो वो जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे काम करता है, इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में, तो क्या इस बात को बल मिलेगा, इसका फायदा उन्हें वो उठा पाएंगी? देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव तो वो बनाएंगी, क्योंकि जो जुडिशियल कमीशन बना है उसको लेकर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको लेकर ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर सड़कों पे लगातार ईसी के अगेंस्ट उतरकर सुप्रीम कोर्ट में आकर ईसी के खिलाफ जो आर्गुमेंट चल रहे हैं उसमें अपनी दलील देके ममता बनर्जी ने इसको लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी अपने चुनाव में इसको भी नैरेटिव बनाएंगी। वो उन 33 लाख लोगों को बोलेंगी कि देखिए मैंने आपकी लड़ाई कहां तक नहीं लड़ी, मैंने आपकी लड़ाई सड़क पर लड़ी, मैंने आपकी लड़ाई दिल्ली में जंतर मंतर पर लड़ी, बंग भवन के अंदर जो है उसके अंदर मैंने आपकी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और आर्गुमेंट किया। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें बेहद महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी इसको जरूर उठाएंगी, जरूर इसको जो है मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। और ममता बनर्जी का जो ग्राउंड वर्क होगा ना अभी तक 34 लाख वोटों में, ये साफ हो गया होगा कि ममता बनर्जी के पास ये वोटर लिस्ट अब उनके पास आ गई होगी। तो जब वोटर लिस्ट आ गई होगी तो वो टिक मार्क कर चुकी होंगी कि कितने वोट हमारे कट रहे हैं और कितने वोट उनके कट रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के भी बड़ी संख्या में वोट कटे हैं और जिसमें मतवा और राजवंशी समुदाय जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू लोग हैं जिनका सीएए में अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, उनके नाम कटने की भी बड़ी संख्या में बात सामने आ रही है। लेकिन अल्टीमेट इसका नुकसान सब जानते हैं ममता बनर्जी को होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार है, ये किधर भी जा सकता है, इसका इशारा कहीं भी हो सकता है, इसका जो रिजल्ट सकता है वो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी तक तो बीजेपी ये कह रही थी कि भय के खिलाफ हम भरोसा लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहा है। तो अब कहाँ पर भय और कहाँ पर भरोसा करेगी जनता? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन अट्रैक्टिव है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि तृणमूल कांग्रेस, उसका कैडर, उससे जुड़े हुए तमाम लोग, उससे जुड़े हुए तमाम संगठन, उससे जुड़े हुए जो उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार भय की राजनीति करते रहे हैं और उस भय की राजनीति को खत्म करने के लिए हम भरोसे की राजनीति लाने वाले हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी उठाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह उठाते हैं, वो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का उठाते हैं, दूसरा वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। और आपको पता है कि किस तरह से जो लेफ्ट का कैडर था वो पूरी तरह से टीएमसी में शिफ्ट हो गया। हालांकि 15 साल हो गए हैं लेफ्ट को सत्ता में आए, लेकिन दूसरी पीढ़ी शिफ्ट हो गई ना, वो खानदानी काम तो चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैडर कितना बीजेपी में आ जाता है और कितने जो लोग जो है सत्ता के चुंबक के साथ इस तरफ और उस तरफ होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ममता के लिए ये चुनाव अब तक का सबसे कठिन चुनाव है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ममता के लिए ये चुनाव अब तक का सबसे कठिन है और 15 वर्षों का उनका जो शासन रहा है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत बड़ा मौजूद है उनके सामने। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है इस पूरे प्रोसेस पे और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो एक नई श्रेणी बना दिया था,
इलेक्शन कमीशन ने, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये देखेंगे हम कि आने वाले वक्त में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 मई को, जब काउंटिंग होगी, तो इस तरह के वोट्स, इस तरह के रिजल्ट्स कितने आते हैं, और उसके बाद सबकी निगाहें होगी सुप्रीम कोर्ट पर और साथ में इलेक्शन कमीशन पे। तो ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। हम बंगाल के चुनाव पर रोज ही चर्चा करेंगे और दीपक जी से हम हर दिन नई नई जानकारी लेंगे और उसे एनालाइज करके उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और साथ ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और प्ले स्टोर जाकर लाइव टाइम्स जो हमारा न्यूज़ चैनल है उसके आप ऐप को डाउनलोड करें और पूरे 24 घंटे हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।